हेलो हेलो हेलो। Hello and good morning. So good morning to all of you. तो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। और हम लोग लास्ट टॉपिक में फिजिक्स शुरू कर चुके थे आई थिंक, है ना। और फिजिक्स में हमने दर्पण की बात की थी, अगर याद हो तो। याद तो होगा ही आपको, आप पढ़ रहे हैं तो याद तो पक्के तौर पे है। तो आपको याद होगा कि हमने ये दर्पण, 3 प्रकार के दर्पणों की बात की थी। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात की थी। ठीक है। और प्रकाश पढ़ रहे थे हम। वेव, फिजिक्स का चैप्टर है वेव, तरंग। उसके बारे में हमने जानकारी लेनी शुरू की थी। और प्रकाश के अंदर ही हम कुछ टॉपिक और भी देखेंगे अभी। कारण है कि प्रकाश के सारे पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। और उसी संदर्भ में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अभी तो दर्पण पढ़ा था, और दर्पण में जो मेनली बातचीत थी वो किस चीज की थी? प्रकाश के परावर्तन की। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन,
है ना, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आपने ये टॉपिक्स को अपने 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ रखा होगा। हम इसी टॉपिक पे थोड़ी चर्चा आज फिर करेंगे, राइट। राइट, अब देखिए कि प्रकाश अगर किसी अत्यंत चिकने सतह से जाकर टकराए, जैसे दर्पण, और टकराने के बाद वापस आ जाए, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन प्रकाश किसी माध्यम से टकराए और उस माध्यम से गुजर जाए, उस माध्यम को पार कर जाए, उस माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो उसको हम कहते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। जैसे दर्पण की सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वापस लौट आती हैं, तो दर्पण जो है वो परावर्तन को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर दर्पण की जगह पे सिर्फ कांच हो, कांच मतलब बिल्कुल ग्लास, जिससे आर पार दिखता हो, तो आर पार दिखने वाली जो ग्लासेस हैं उसके अंदर जो प्रकाश की क्रिया होगी उसको हम कहेंगे अपवर्तन, है ना। उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन। बचपन में पढ़ रखी है आपने कि जब भी प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो थोड़ी मुड़ जाती हैं, वो सीधी रेखा में नहीं रह पाती, वो मुड़ जाती हैं, और इसी मुड़ाव को, इसी मुड़ के प्रवेश करने को हम अपवर्तन कहते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, है ना। तो सामान्य जीवन में तो ये बात समझ में आ गई कि प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम में घुसे और उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाए तो अपवर्तन होगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं, फिर आप बात समझ पाएंगे। तो डायग्राम ये है कि मान लीजिए कि एक कांच की एक स्लैब है, इट्स अ ग्लास स्लैब, है ना। तो ग्लास का एक टुकड़ा है, मोटी सी ग्लास की एक स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब में हमने एक अभिलंब डाला। यहाँ पे अभिलंब इसलिए डालते हैं क्योंकि एंगल्स को मापा जाता है अभिलंब से। तो यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिया, राइट। और अब प्रकाश की किरणों को हमने इधर आने दिया, तो लाइट रे, अब देखिए ध्यान से इस बात को समझेंगे कि जब ये ग्लास है तो यहाँ पे क्या है? एयर है, और इधर भी क्या है? एयर है। तो हवा, कांच और हवा। तो प्रकाश की किरणें जो चल रही हैं, प्रकाश की किरणें जब चलेंगी तो वो कैसे चलेंगी, कहाँ से चलेंगी? वो चलेंगी हमारे एयर से। तो एयर से चल के यहाँ तक आया, थोड़ी सी लाइन मैं गलत खींच दे रहा हूँ, मैं उल्टा खींचता हूँ। तो एयर से चल के यहाँ तक आया, तो ये एंगल एक बनी। लेकिन जैसे ही एयर से वो ग्लास के अंदर जाएगा वो इधर मुड़ जाएगा। देखिए प्रकाश मुड़ा हुआ दिख रहा है। नाउ इट हैज बेंडेड, इसमें एक बेंडिंग हो गई, वो अभिलंब की तरफ मुड़ गया, वो अभिलंब की तरफ मुड़ गया, है ना। यानी कि प्रकाश की किरणें जा तो ऐसी सकती थी, मैं फिर से बनाता हूं थोड़ा सा, हाँ, अब ज्यादा मुड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए मुड़ा हुआ दिख रहा है ना। यानी कि इस बात को मान के चले कि प्रकाश की किरणें जाती तो सीधे निकलती तो किधर निकलती? इस दिशा में निकलती, ये जो दिशा है वो निकलती। तो ये प्रकाश की दिशा ये होनी थी, लेकिन प्रकाश की किरणें यहां से आईं और यहाँ पे इस इंटरफेस पर आके ये मुड़ गई, और ये एंगल एक छोटा सा बना, देख रहे हो, एक छोटा एंगल बना। तो ये आपके प्रकाश का अपवर्तन हुआ कि जब प्रकाश की किरणें एयर से आती हैं तो एयर से आकर जब कांच में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की तरफ, उस काली रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, हम इसको बोलेंगे एंगल आई, ये आई एंगल है, और ये है एंगल आर, एंगल आर। क्लियर है, राइट। अब अगर हम इसी बात को देखें कि मान लीजिए इस चीज को आगे बढ़ाएं और कहें कि ये प्रकाश की किरणें यहां तक पहुंच गई, और यहां तक पहुंची
तो अब ये ग्लास से एयर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। अविलंब हमने यहां खींच दिया, और अब जब ग्लास से एयर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी तो देखेंगे कि अब ये वापस से अविलंब से दूर चली जाएंगी। ये इनकी अब दिशा हो गई, देखिए ध्यान से, है ना। यानी कि ऐसे तो शायद ये ऐसे ही निकलती, इस टूटी रेखा पे निकलती, लेकिन अभी ऐसा ना निकल के वो दूर चली गई, तो ये एक एंगल बड़ा बना, ये एंगल छोटा है। देख रहे हैं, मुड़ रहा है ना। तो प्रकाश की किरणों की स्थिति ये है। अब इसमें देखिए ध्यान से, आप कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जो हवा है ना, हवा को विरल माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम। ये कांच जो है वो सघन माध्यम है, सघनता है ना। और ये फिर एयर जो है वो क्या है, विरल माध्यम है। तो सघन, विरल, सघन और विरल, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की दूर चली, अविलंब के पास चली जाती है, अविलंब की तरफ चली जाती है। यानी कि आप ये भी लिख लीजिए कि विरल से सघन माध्यम में जब आया, देख रहे हो, विरल से सघन माध्यम में जब आया तो यहां पे देखिए एंगल आई का मान बड़ा था और एंगल आर का मान छोटा हो गया। देख लीजिए ध्यान से ऊपर वाले में। और जब सघन से विरल माध्यम में गया तो आप देख रहे हैं यहां पे भी वही कहानी करेंगे। यहां पे भी हम, यह लिख देता हूं मैं, ये हो गया एंगल आई क्योंकि आपतित किरण है, और ये हो गया एंगल आर। तो यहां पे क्या बोलेंगे कि यहां पे हो जाएगा कि एंगल आर का मान एंगल आई से ज्यादा बड़ा होगा। तो पहले तो इसको लिखिए अच्छे से, है ना। बढ़िया से इस डायग्राम को बना लीजिए समझते हुए, और फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे।
ओके, तो क्लियर कट मामला है, ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, इससे पहले भी आपने इन सभी संदर्भों को पढ़ रखा है। डायग्राम बना लिया आपने, है ना? चलिए लिखिए। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। यहां पे एयर टू ग्लास का मतलब है विरल से सघन माध्यम। विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब अविलंब की तरफ मुड़ जाती हैं। अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है। मुड़ा क्यों, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है। फिर से बोल देता हूं कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब अविलंब की तरफ मुड़ जाती हैं। तब अविलंब की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की गति कम हो जाती है। तो ये जो मुड़ा हुआ ना, एकदम से ऐसे मुड़ गया, इसलिए मुड़ा क्योंकि गति कम हो गई, और गति कम हो गई तो मुड़ा हुआ। और जब ये सघन से विरल में निकल रहा है, तो विरल में निकलने के बाद इसकी गति वापस वही हो गई जो पहले थी। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि हवा में या निर्वात में प्रकाश की जो गति है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ेगी, प्रकाश की गति उसी हिसाब से कम होगी, और प्रकाश की गति जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर मुड़ाव होगा। तो सघनता अधिक होगी तो गति कम होगी, गति कम होगी तो मुड़ाव अधिक होगा। ये क्लैरिटी रखनी है। तो अब एक बात आप अच्छे से समझते हैं कि आखिर में कांच के अंदर आने के बाद ये मुड़ा क्यों, क्योंकि प्रकाश की गति कांच की सघनता में थोड़ी कम हो गई, इसलिए मुड़ाव थोड़ा हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब अविलंब से दूर चली जाती है। तब अविलंब से दूर चली जाती है, क्योंकि पता है आपको कारण, क्योंकि प्रकाश की गति विरल माध्यम में बढ़ जाती है। क्योंकि प्रकाश की गति विरल माध्यम में बढ़ जाती है। प्रकाश की गति विरल माध्यम में बढ़ जाती है। क्लियर है ना? आपको याद होगा हमने परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा था कि परावर्तन के नियम में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, राइट? तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R पढ़ा था, राइट? लेकिन यहां पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या यहां पे कोई अपवर्तन के नियम है? तो बिल्कुल अपवर्तन के नियम है, और अभी हम इसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और वो होगा अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, राइट?
इसको कहेंगे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन का नियम बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अपवर्तन का नियम नहीं है। और अपवर्तन का नियम क्या है, हम इस बात को समझते हैं। तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है, ये देखिए आप। अपवर्तन का नियम सिंपल कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो नहीं हो सकता, लेकिन एंगल आई और एंगल आर का अनुपात एक कांस्टेंट होगा, है ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट। साइन आप जानते हैं, साइन कॉस थीटा बीटा, है ना। तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि एक अनुपात जो होगा इन दोनों का कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट की वैल्यू को हम आगे चल के क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं अपवर्तनांक। हम इनको कहते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं हम इनको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ठीक है। तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक के तौर पे हम जानते हैं, राइट। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर इज अ कांस्टेंट। अब साइन वाली बात को अब हटाइए, छोड़िए, जाने दीजिए, क्योंकि साइन तो कभी किसी जमाने में आपने पढ़ा होगा। अब यूपीएससी की परीक्षा में आने के बाद साइन वाइन की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको सिंपल करने के लिए, हालांकि वो गलत होगा, मैं फिर बताता हूं, जो मैं कर रहा हूं वो फिजिक्स के नियमों की अवहेलना है, लेकिन इसलिए अवहेलना कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम साइन के वैल्यू को हटा भी दें तब भी हम इस बात को समझ पाएंगे कि एंगल आई और एंगल आर का जो अनुपात होगा वो एक कांस्टेंट होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि इसी डायग्राम में, इस डायग्राम में ऊपर का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो ऊपर का एंगल 30 डिग्री और नीचे का जो एंगल है वो है 20 डिग्री। तो ये कितना आया, 1.5 आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1.5 हमेशा 1.5 ही रहना चाहिए। अगर ऊपर का एंगल 30 डिग्री है, नीचे का 20 डिग्री है, तो उसके बाद 1.5 आया कांस्टेंट की वैल्यू। तो नाउ दिस विल बी 1.5 ओनली। इफ यू चेंज द अपर वन, लोअर वन विल चेंज। ऊपर वाला चेंज करेंगे, नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि 1.5 तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर ऊपर वाला 45 डिग्री हो जाए तो नीचे वाला 30 डिग्री हो जाएगा। अभी भी 1.5 का कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। अगर ऊपर वाला 60 डिग्री हो जाए तो मैं नीचे 40 डिग्री हो जाएगा और अभी भी 1.5 का मान कांस्टेंट रहेगा। जानबूझ के मैं वैसा ले रहा हूं। ऊपर वाला अगर 75 डिग्री हो इंसिडेंस रे, तो नीचे वाला 50 डिग्री हो जाएगा। यानी अभी भी इसका मान 1.5 ही रहेगा। तो ये नियतांक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अब आप बता सकते हैं, आपको आइडिया लग गई कि जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है, तो एयर से ग्लास की तरफ अगर एंटर कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या पाएंगे कि एयर से ग्लास तक की स्थिति में आप पाएंगे कि वो 1.5 के अनुपात से प्रकाश को अंदर मोड़ता है ना, प्रकाश को अंदर मोड़ता है। तो 1.5 का अनुपात मेंटेन रहेगा। ऊपर 15 डिग्री, नीचे 10 डिग्री, ऊपर 30 डिग्री, नीचे 20 डिग्री, ऊपर 45 डिग्री, नीचे 30 डिग्री। यानी कि हम अगर इस आई के एंगल में परिवर्तन करें तो आर में भी परिवर्तन होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि कांस्टेंट की वैल्यू 1.5 मेंटेन रहे। अब यहां पे दो चीजें हैं। एक तो सवाल यह है कि ये मुड़ा क्यों? मुड़ा इसलिए क्योंकि गति कम हो गई, है ना। और फिर यहां पे दूर क्यों गया? क्योंकि यहां गति बढ़ गई। ये क्लैरिटी से याद रखनी है।
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसीलिए शार्प एंगल के साथ मूव करेगा। और अब पाएंगे कि जैसे वैसे था वैसे ही लगभग यहां मिल गया, है कि नहीं? तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। यहां पे स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इस अपवर्तनांक के नियम को या अपवर्तन के नियम को एक और नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं और स्नेल्स लॉ। ये पक्का पढ़ा होगा आपने, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ये नियम बताया गया है। तो ये बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हैं सब लिखिए, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं आप कुछ भी। बड़ी मुश्किल से दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इस बार कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आई थोड़ी सी इसमें। अब आइए, अंबिका पूछ रही है डिग्री आपने मन से ले आए एग्जाम्पल में फिट करने के लिए, लेकिन आप अगर रियलिटी में भी करेंगे तो यही आएगा वैल्यू, क्योंकि 1.5 तो फिक्स होना ही है। कांच के लिए इसकी वैल्यू 1.5 है, ये सही बात है। तो कांच के लिए इस कांस्टेंट का मान 1.5 है, ये प्रूवन है, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक 1.5 है, तो स्नेल के नियम का जो कांस्टेंट है अपवर्तनांक है 1.5 है।
अब अगर हमें पता हो कि भागफल 1.5 आएगा तो ऊपर और नीचे के हिसाब से तो हम अपने हिसाब से वैल्यू लगा देंगे। अगर हमें पता हो कि भाई ये जो मामला है, देखिए ध्यान से, अगर हमें ये पता हो कि इस फॉर्मूला में ये 1.5 है, तो ऊपर नीचे क्या रखना है, एक्स और वाई की वैल्यू, वो तो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखिए, टॉपिक लिखिए, अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखिए और लिखें अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम के द्वारा जो माध्यम के द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। प्रकाश के मोड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करता है ना। तो अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक पहली बात की कांस्टेंट वैल्यू है, और फिर से बोलता हूं, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है, यानी 1.5 जो आया था ना, वो कांच के लिए ही था। अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम के द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता, प्रकाश के मोड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करता है, मोड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करता है ना। फिर लिखिए एक और पॉइंट, अपवर्तन के नियम के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तन के नियम के अनुसार किसी माध्यम में, किसी माध्यम के नियतांक, नियतांक मतलब कांस्टेंट, किसी माध्यम के नियतांक या अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा, नियतांक या अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा, उस माध्यम के द्वारा, उस माध्यम के द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता, प्रकाश के मोड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी।
उतनी ही अधिक होगी, है ना। तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक का मान होगा उतना ही अधिक मुड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से देखिए आप जरा इस पूरे मामले को। यही है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देख रहे हैं आप कि ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है। इसको एंगल आई कहेंगे, इसको एंगल आर कहेंगे। और मैंने कहा कि किसी भी रिफ्रैक्शन के लिए साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर विल बी अ कांस्टेंट। और मैंने ये भी कहा कि अगर ये कांच है, अगर ये ग्लास है, तो इस कांस्टेंट का मान है 1.5। कितना मान है? 1.5। तो क्या मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं? नहीं, ये प्रूवन है। तो इस कांस्टेंट का मान 1.5 है। इसका मतलब है कि साइन आई और आर की वैल्यू को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, है ना। और जहां मैंने ये भी कहा कि इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। स्नेल के लिए हमें कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन साधारण तौर पे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए आपके पास ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी दिस? ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मामला है, जहां पे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर का 1.0003 है, लेकिन एयर को भी हम 1 मान लेते हैं, एक्सेप्टेड 1 है। पानी का 1.33 है, अल्कोहल का 1.36 है, ऑयल का 1.646 है। ग्लास का देखो आप, मैंने बोला था ना ग्लास का 1.5 है। फिर पॉलीस्टरीन प्लास्टिक का, प्लास्टिक के आर पर देखें तो 1.59 है। जिरकोनिया यानी जिरकोन, जर्कन जानते हैं ना, जर्कन जो क्रिस्टल होता है उसका 2.18 है, बड़ा चमकीला होता है। सबसे चमकीला डायमंड होता है 2.41 है। तो पहले तो आप साथ ही साथ ये लिख लीजिए, ये इंडेक्स लिखिए। इसलिए 1.5 का कांस्टेंट मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा था, वो कांस्टेंट था। और आपके कई सवालों के जवाब इस लिस्ट से मिल जाएंगे। याद कुछ नहीं करना, डोंट नीड टू मेमोराइज इट। आपको याद नहीं करना, बस लिखना है, लिख के हम ट्रेंड निकालेंगे।
लिख लिया? चलिए लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, है ना। तो आपने देखा कि अपवर्तनांक जो है वो माध्यम का गुण है ना। अब इसमें देखिए एक ट्रेंड, आपने एक ट्रेंड ऑलरेडी देख रखा है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। और आपने जो ट्रेंड इसमें देखा वो ट्रेंड ये है कि एज वी गो डाउन देन वी कैन सी कि इस पूरे नीचे जाने के क्रम में आप देख पा रहे हैं कि अपवर्तनांक का मान लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एज वी आर गोइंग डाउन अपवर्तनांक का मान लगातार बढ़ रहा है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है? देखिए हम थोड़ा इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। नीचे जाते जाते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ना। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही अधिक मुड़ेगा। देख रहे हैं आप, ग्लास का 1.5 था, ज्यादा मुड़ रहा था, लेकिन हीरे में तो और ज्यादा मुड़ जाएगा, 2.41 है। तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहां पे, और वो है कि बेंडिंग जो होगी, बेंडिंग ये और ज्यादा होगी, बेंडिंग और अधिक होगी। तो ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। तो बेंडिंग और अधिक होगी, राइट। एक और बात ध्यान रखनी है, बेंडिंग जितनी अधिक होगी इसका मतलब यह है कि माध्यम की सघनता लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है माध्यम की सघनता बढ़ रही है। तो डेंसिटी, सघनता को क्या कहते हैं, डेंसिटी लगातार बढ़ रही है। यह भी यहां पे हम इक्वेट कर रहे हैं। और एक और बात कह सकते हैं, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, स्पीड जो होगी लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा कम होगी, उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो ये 4 बात को आपको लिखना है। और लिख के एक बार जरा सोचिए कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत है। जो मैंने लिखा उस बात पे एक बार विचार कीजिए। बहुत ठहराव के साथ समझना है। मैंने कहा कि ऊपर से नीचे तक जाने के क्रम में लगातार ये घट रहा है, सॉरी, लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। अब आप ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई? तो आरआई बढ़ने का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब है कि बेंडिंग ज्यादा होगी। बेंडिंग ज्यादा होने का मतलब यह है कि डेंसिटी ज्यादा होगी। बोला था ना कि माध्यम की सघनता जितनी ज्यादा होगी प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी, और प्रकाश की गति जितनी कम होगी उतनी ही अधिक बेंडिंग होगी। अधिक बेंडिंग होना इस बात को दर्शाता है कि आर आई की वैल्यू ज्यादा है। अब क्या है ना, कोई भी किसी के साथ आप मैच कर सकते हैं। परीक्षा में पूछ दे कि एक माध्यम है, उस माध्यम में प्रकाश की गति बहुत कम हो गई, तो प्रकाश की गति बहुत कम हो गई, इसका मतलब माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, बेंडिंग बहुत ज्यादा है, और डेंसिटी बहुत ज्यादा है माध्यम का। कई बार ये भी बोल सकता है
कि डेंसिटी प्रकाश माध्यम की बहुत ज्यादा थी। एक माध्यम है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के परिणाम क्या होंगे? तो बेंडिंग ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, है ना। तो कोई भी किसी के साथ आप मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां पे एक बात देखिए, जो आपको विसंगति नजर आएगी, वो विसंगति नजर ये आएगी, और वो विसंगति नजर आएगी वाटर और ऑयल के बीच में, कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है। अगर पानी और तेल को एक साथ रखा जाए तो पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा। जो चीज तैरता है उसकी डेंसिटी कम होती है, जो चीज डूब जाता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पे जो डेंसिटी है ना, वो सामान्य डेंसिटी नहीं है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिकीय सघनता, प्रकाश के लिए डेंसिटी। एक होता है फिजिकल डेंसिटी। तो फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं जिनका एक दूसरे के साथ संबंध हो जरूरी नहीं है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिए और लिखिए, अपवर्तन के क्रिया में, अपवर्तन की क्रिया में, अपवर्तन की क्रिया में पदार्थ का प्रकाशिकीय घनत्व, पदार्थ का प्रकाशिकीय घनत्व प्रकाश का प्रकाशिकीय घनत्व कार्य करता है, जो सामान्य भौतिक घनत्व से, सामान्य भौतिक घनत्व से अलग है, सामान्य भौतिक घनत्व से अलग है। जैसे जैसे पानी का भौतिक घनत्व तेल से अधिक है, जैसे पानी का भौतिक घनत्व तेल से अधिक है, लेकिन पानी का प्रकाशिकीय घनत्व, पानी का प्रकाशिकीय घनत्व तेल से कम है। पानी का प्रकाशिकीय घनत्व तेल से कम है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, माध्यम का आर आई 0 हो सकता है। अगर प्रकाश हवा से हवा में ही जा रहा हो, हवा से वैक्यूम से हवा में आ जाए, तो वैक्यूम से हवा में आ रहा हो तो 1 रहेगा, है ना, 1 रहेगा, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता। भाई किसी चीज का भागफल 0 थोड़े होता है। अगर 5/5 कर दें तो 0 थोड़े होगा, 1 ही होगा ना, है ना। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमने अपवर्तन के नियम को पढ़ लिया और अपवर्तनांक को पढ़ लिया, तो अगली जो बारी होगी वो होगी बात करने की कि प्रकृति में अपवर्तन, प्रकृति में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इन नेचर, कि प्राकृतिक तौर पे अपवर्तन कहां कहां होता है, राइट। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट है, वो है वायुमंडल में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में अपवर्तन, है ना, या इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम कि प्रकृति में अपवर्तन को कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब यह हुआ कि अगर आप पृथ्वी की संरचना को अच्छे से समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है ना, मैं ऐसे बना देता हूं, ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये मैंने कहा कि ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वायुमंडलीय गैसों का घनत्व होगा वो सतह के करीब सबसे ज्यादा होगा, और सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि यहां पर आगे बढ़ते बढ़ते आप पाएंगे कि घनत्व लगातार कम हो रहा है ना। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो हम पाते हैं कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है क्योंकि वायु विरल होने लगती है। तो इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में घनत्व नीचे ज्यादा है और ऊपर घनत्व कम है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, मैं मान सकता हूं यहां इस स्तर पे, कि जैसे जैसे आप, यहां पे फिर से एक कहानी कहनी पड़ेगी, और वो कहानी ये है कि हम इस बात को मानने में कोई परहेज नहीं है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इस तरीके से हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम कुछ बातों को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या है कि सघनता बढ़ेगी, बढ़ रही, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और मुड़ाव, प्रकाश का मुड़ना, यह भी बढ़ेगा, मुड़ाव अधिक होगी, है ना। और जाहिर सी बात है कि गति जो होगी, प्रकाश की गति, वो कम हो जाएगी। हालांकि गति से कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर हम मानते हैं इस बात को कि जैसे जैसे वायुमंडल के अंदर हम नीचे की तरफ आते हैं, सघनता बढ़ती है, आरआई बढ़ता है, प्रकाश मुड़ता है, मेन जो है वो इसी पे डिपेंड करना है, मुड़ने पे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि यहां पे कोई तारा हो, जैसे मैं इसको हटाता हूं और दिखाता हूं आपको कि यहां पे कोई एक तारा हो, और लेट से तारा बनाते हैं हम, तो एक तारा जो है यहां लाल रंग से बनाता हूं मैं, तो यहां पे एक स्टार है, और स्टार की जो रोशनी है वो इस दिशा में निकल रही है। तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि स्टार की रोशनी शायद इस तरीके से निकलती चली जाए, और पृथ्वी के किसी व्यक्ति को स्टार दिखाई ही ना दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्टार की रोशनी जब तक वायुमंडल के बाहर है तब तक तो वो सीधी रेखा में गमन करेगी, लेकिन वायुमंडल में प्रवेश करते ही, देखिए, वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो निरंतर सघन अवस्था की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। निरंतर सघनता की तरफ बढ़ेगी तो निरंतर मुड़ाव भी होगा, और निरंतर मुड़ाव होगा तो यहां के बाद से वो मुड़ती हुई यहां तक पहुंच जाएगी। जितना ज्यादा नीचे आएगी मुड़ाव उतना ही ज्यादा होगा। और यहां से जो व्यक्ति खड़ा है, यहां पे जो व्यक्ति खड़ा है, उस तारे को इसी सीध में, देखिए ध्यान से, इस सीध में इस तारे को इस जगह पर देखेगा। तो तारा है कहीं और, दिखता कहीं और है। देखिए ध्यान से, फिर से समझाता हूं। अगर वायुमंडल नहीं होता तो तारे की जो प्रकाश थी लाल रंग से, जिसको हमने दिखाया है, वो सीधे बिना पृथ्वी को टच किए निकल जाती, तब ये तारा नहीं दिखता। लेकिन वायुमंडल लगातार घनत्व बढ़ता हुआ क्षेत्र है। वायुमंडल से जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, घनत्व लगातार बढ़ता है। तो तारे की रोशनी जब तक अंतरिक्ष में है तब तक तो सीधी चलेगी, लेकिन अंतरिक्ष के बाद जब अंदर प्रवेश करेगा वायुमंडल में, तो निरंतर सघनता के क्षेत्र में जाने के चलते निरंतर मुड़ता हुआ यहां तक पहुंचेगा, पृथ्वी तक पहुंच गया। और पृथ्वी पर इस जगह पे जो व्यक्ति है वो उस मुड़े हुए प्रकाश के सीध में ही तो वस्तु को देखेगा। तो ये जो है आपका वास्तविक तारा है, वास्तविक तारा। लेकिन तारा हमेशा आभासी ऊंचाई पे दिखाई देता है,
तो आभासी ऊंचाई पर तारा। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या हम रात के अंधेरे में तारों को देखते हैं वो वाकई में वहां है? नहीं है। हम रात के अंधेरे में जितने तारों को देखते हैं वो वाकई में वहां है ही नहीं। वो तो सब अपने स्थान से ऊपर दिख रहा है। दे ऑल आर एट अ वर्चुअल हाइट। वो है अपने स्थान से नीचे, हमें दिखता है ऊपर। इसी चीज को देखिए ध्यान से, आप बना लेंगे बाद में। हमने एक फोटो के माध्यम से भी निकाल रखा है। और देखिए फोटो के माध्यम से, ये देखिए, ये वायुमंडल की शुरुआत है। यहां पे इन्होंने क्या किया है, थोड़े आप और व्यक्तियों के समझदारी के लिए वायुमंडल को मार्क कर रखा है यहां से, आप देख पा रहे हो, है ना। और वायुमंडल के अलग अलग उन्होंने लेयर्स बना रखे हैं। हालांकि ऐसा कोई लेयर होता नहीं। तो तारे के अंदर से चलने वाली प्रकाश जब तक अंतरिक्ष में थी तब तक सीधी रेखा में थी, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया, थोड़ा मुड़ा, फिर थोड़ा और मुड़ा, फिर थोड़ा और मुड़ा, और व्यक्ति उस तारे को कहां देखता है? आभासी ऊंचाई पे। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो क्लैरिटी के साथ यह ध्यान रखनी है कि वायुमंडल में अंदर की तरफ जाने में, धरती की तरफ बढ़ने में निरंतरता के साथ सघन माध्यम मिलेंगी और प्रकाश लगातार मुड़ता हुआ जाएगा। और यही रीजन है कि इस प्रकाश के मुड़ाव को हम इस हिसाब से देख लेते हैं। तो इसको अब आप लिख लीजिए।
अच्छा, आवाज अब आ रही है? आवाज ठीक है ना? तो मैंने सिंपल से एक स्टेटमेंट कही, मैंने कहा कि तारे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने बोला उसको रिपीट कर रहा हूं, कि तारे जो हैं वो अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर आभासी ऊंचाई पे दिख रहे हैं। तो सूर्य भी तो एक तारा है, और सूर्य भी जब एक तारा है तो क्या सूर्य भी अपने आभासी ऊंचाई पर है? बिल्कुल, सूर्य भी अपने आभासी ऊंचाई पर है। सूर्य भी वहां नहीं है जहां आप देखते हैं, उससे नीचे है। बाय द वे, कोई भी खगोलीय पिंड जिसको आप धरती से देखते हैं, वो सारे खगोलीय पिंड जहां दिखाई दे रहे हैं आपको, वहां नहीं है, क्योंकि आपको तो यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन है वास्तव में वो नीचे। तो हर खगोलीय पिंड जो आपको आकाश में दिखते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चांद हो, तारा हो, वो सब अपने आभासी ऊंचाई पर है। उनकी वास्तविक स्थिति थोड़ी नीचे की तरफ है। तो लिखिए, जब किसी खगोलीय पिंड से जब किसी खगोलीय पिंड से उत्सर्जित या परावर्तित उत्सर्जित या परावर्तित किरणें, उत्सर्जित या परावर्तित किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब तब किरणें तब किरणें वायुमंडल के वायुमंडल के सघन माध्यम में सघन माध्यम में अविलंब की ओर, अविलंब की तरफ, अविलंब की तरफ, अविलंब की तरफ, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं पृथ्वी की ओर, ब्रैकेट में लिखिए तो अविलंब की तरफ, ब्रैकेट में पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर मुड़ती है, पृथ्वी की ओर मुड़ती है, जिसके कारण सभी खगोलीय पिंड, जिसके कारण सभी खगोलीय पिंड आभासी ऊंचाई पर दिखाई देता है। आभासी ऊंचाई पर दिखाई देता है। राइट? जैसे जैसे तारे जैसे तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखते हैं, जैसे तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखते हैं,
अपनी एक वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखते हैं। राइट। तो ये कहानी हो गई। अब मैंने कहा कि तारों पे जो बात लागू होती है हर जगह लागू होगी, और यही बात सूर्य पे लागू होगी। मान लो, इमेजिन करो कि ये तारा ना हो के सूर्य हो, तो सूर्य यहां है, क्योंकि सूर्य भी तो तारा ही है, और सूर्य है यहां, लेकिन हमें दिखता कहां है? ऊपर। अगर हमें सूर्य ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब कि सूर्योदय के समय, ध्यान से देखिए, सूर्योदय के समय जब सूर्य अभी क्षितिज के नीचे है, यानी अभी उगा भी नहीं है, जिसकी ट्रू पोजीशन है, लेकिन हमें दिखेगा वो उगता हुआ। तो कभी आप ईस्ट कोस्ट पे चले जाएं, ईस्ट कोस्ट जहां पे सूर्योदय होता है, और सूर्योदय होते समय आप समंदर के क्षितिज पर झांके और सूर्य जब एकदम निकलता हुआ दिखे, तो अभी सूर्य निकला नहीं है, वो सूर्य आभासी है, वो एक ऊंचाई पर है जिसके चलते निकलता हुआ दिख रहा है। राइट? यू गेट माय पॉइंट? तो सूर्य की स्थिति यहां है, लेकिन वो दिख यहां रहा है। और सेम कंडीशन जो होगा वो डूबने के समय भी होगा। सूर्य डूब चुका है, लेकिन अभी भी आपको डूबता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूर्य तारों के समान ही आभासी ऊंचाई पर है। तो लिख सकते हैं, सूर्य सूर्योदय के 2 मिनट पहले, सूर्य सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य की भी आभासी ऊंचाई होती है। सूर्य की भी आभासी ऊंचाई होती है। सूर्य की भी आभासी ऊंचाई होती है। ठीक है? तो तारे हों या सूर्य हों, तो सोचिए, अगर हम टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि सूर्य जो है वो अपने सूर्योदय के समय के 2 मिनट पहले ही आपको उगता हुआ दिखता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। यानी कुल मिला के अपवर्तन के कारण हमें 4 मिनट का फायदा भी होता है ना? कितनी अच्छी सी बात है। तो प्रकृति में अपवर्तन हमने पढ़ा, और पहला पढ़ा हमने वायुमंडल में अपवर्तन। दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा जो पहलू पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, वो है जल में अपवर्तन। जल में अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन इन वाटर, जैसे कि बाल्टी में पानी भरा हो, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि जब बाल्टी में पानी भरा हुआ हो तो आप पाते क्या है कि बकेट के अंदर जो पानी भरा हुआ है, तो बकेट का तल भी उठा हुआ दिखता है। ऐसा तो देखा ही होगा आपने कि एक बाल्टी खाली है तो डेप्थ दिखती है, और बाल्टी में पानी भर दे तो तल उथला दिखता है। कई बार स्विमिंग पूल में हमें डेप्थ का एहसास नहीं होता। स्विमिंग पूल में हमें लगता है अच्छा ये तो पास ही में है, लेकिन स्विमिंग पूल का तल भी है, पानी भरने के बाद ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। राइट? तो अब आप देखें तो जल में अपवर्तन का हिसाब किताब क्या है। तो जल में अपवर्तन का मतलब ये हुआ, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक मान लीजिए तालाब है, एक तालाब बनाते, बोर्ड पे तो कुछ भी बना सकते हैं, आपको पता है ही। तो एक तालाब हमने बनाया, ये तालाब है ना? तो एक गहरा बढ़िया तालाब, इस तालाब में भरा हुआ है पानी। तो इस तालाब में पानी भरा है, और पानी के अंदर, पानी काला हो गया, और पानी के अंदर एक मछली है। तो पानी के अंदर एक मछली है ना?
ये मछली है, राइट। इस मछली पे नजर है एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति जो बड़ा मायूस सा, क्योंकि बड़ी भूख लगी है इसको, ये व्यक्ति बर्छी से यानी भाले से इस मछली को मारना चाहता है। आप जानते हैं कि भाले से भी मछली मारी जा सकती है, स्पीयर से लोग मछली मारते हैं, राइट। हम स्पीयर से मछली मार सकते हैं। तो अब इस भूखे व्यक्ति को ये मछली दिख तो रही है, पानी में दिख जाती है मछलियां। आप देखते होंगे कई बार, आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, जैसे आप गुरुद्वारे में जाएं, तो गुरुद्वारे में जो उनका सरोवर होता है उसमें आपको मछलियां दिख जाती हैं। कई जगह सजावटी तौर पे भी मछली रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मछली की रियल स्थिति है। अब ध्यान से देखिएगा, मछली के शरीर से परावर्तित प्रकाश की किरणों का क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, मछली के शरीर से परावर्तित प्रकाश की किरणें अगर देखिए ऐसे निकल रही है, तो यहां पे अभिलंब खींचा हमने, तो ये तो सघन से विरल में जा रही है। ये माध्यम कैसा है? सघन। ये माध्यम कैसा है? विरल, क्योंकि वायु है। और अभी आपने पढ़ा कि जब भी सघन से विरल माध्यम की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये मुड़ गया, अविलंब की तरफ मुड़ गया, तो इट विल बेंड। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, और एंगल आर अब बेंड करके इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंचा। तो व्यक्ति जो होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, ये मैं यहां पे सघन लिख देता हूं, सघन, और ये विरल है। व्यक्ति जो होगा उस मछली को यहां थोड़े देखेगा, वो तो इसके सीध में देखेगा, और मछली उसको दिखेगी कहां? यहां। अब ये मछली थोड़ी ऊपर दिखेगी और ये मछली यहां दिख रही है, थोड़ी बड़ी भी दिखेगी। तो कितनी भ्रम की स्थिति है कि ये मछली की वास्तविक स्थिति है। वास्तविक मछली, और ये क्या है? आभासी स्थिति मछली की। अब व्यक्ति को ये तो दिख ही नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो क्या इस पे कितना भी बर्छी चला ले, कुछ होने वाला है? मछली को कुछ नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को बताया जाता है कि अगर आप मछली को मारना चाहते हैं बर्छी से, तो उसके पूंछ पे हमला कीजिए, क्योंकि आपको ये दिख रहा है। पूंछ पे मारेंगे तो इसके सर पे लगने के चांसेस हो गए, क्योंकि इसके सर के नीचे ऊपर पूंछ है। नहीं तो आप इसके बॉडी पे, सर पे मारने की कोशिश करेंगे तो आपके भाले का प्रहार हमेशा मछली से आगे जाएगा, क्योंकि ये मछली तो है ही नहीं, वास्तविक तो यही है, लाल वाली। पहले बनाइए।
करने दीजिए। ओह सॉरी, फिर आवाज़ की समस्या हो गई थी। मैंने कहा कि अगली बार जब आप मछली मारने जाएं, आपको भूख लगी और आप फिश के शौकीन हो, तो जो मछली आपको दिख रही है वो आभासी है, और आभासी मछली के पूंछ पे आप प्रहार कीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स के नियमों के हिसाब से जानते हैं कि आभासी मछली के ठीक नीचे वास्तविक मछली है, और आपको इतना ज्ञान है तो आप पूंछ पे मारेंगे तो इसके सर पे लगने की चांस होगी, और अगर आप इसके सर पे मारेंगे तो मछली को तो इतना फिजिक्स आता ही है कि वो आपको बेवकूफ मान लेगी, है ना? राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगली बार जब भी आप मछली मारें इस बात का खास ख्याल रखें। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको अब मछली के बारे में इतना कुछ सुन के और भूख लग गई होगी, है ना? खासकर अगर व्यक्ति मिथिलांचल के हैं, यानी कि मेरे क्षेत्र के हैं, तब तो मामला और ज़्यादा गंभीर होगा, क्योंकि मिथिलांचल में मछली के बिना जो है कुछ ढंग से मामला पूरा नहीं होता। मिथिला की संस्कृति और बंगाल की संस्कृति में बड़ा समानता है ना? तो लिखिए एक पॉइंट, जल में डूबी वस्तु जल में डूबी वस्तु प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखता है, अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखता है। यही कारण है यही कारण है यही कारण है कि मछली मारने के क्रम में निशाना मछली मारने के क्रम में निशाना मछली की पूंछ पर लगाया जाता है। मछली मारने के क्रम में निशाना मछली की पूंछ पर लगाया जाता है। मछली की पूंछ पर लगाया जाता है ना? फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, इसी कारण से लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, जल में डूबी आधी पेंसिल 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 मुड़ी हुई दिखती है। जैसे कि एक ग्लास में पानी ले लें और पानी लेने के बाद उस पर पेंसिल डाल दें, तो जहां पानी का लेवल है वहां से पेंसिल मुड़ी हुई दिखेंगी। तो जल में डूबी आधी पेंसिल
मुड़ी हुई दिखती है। और एक और पॉइंट देखिए, जल से भरा बाल्टी का तल, जल से भरा बाल्टी का तल उभरा हुआ दिखता है। जल से भरा बाल्टी का तल उभरा हुआ दिखता है। जल से भरा बाल्टी का तल उभरा हुआ दिखता है। राइट। तो ये सारी कहानियां जल में अपवर्तन की है। तो आप देखें, प्रकृति में अपवर्तन पढ़ लिया आपने, तो प्रकृति में अपवर्तन के इन बातों को हमने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के एक और चीज पढ़ेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एनीवे, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वापस से रिफ्लेक्शन पे आ गए हम लोग, जिसको हम TIR भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? TIR। तो TIR से भी हम इसको संबोधित करते हैं, TIR। सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। कैसे समझेंगे इस बात को देखिए आप। जैसे मान लीजिए फिर से वही कहानी आएगी कि हमारे पास एक ग्लास का स्लैब है। इस बार थोड़ा बड़ा स्लैब लिया हमने, इतना बड़ा स्लैब है ना। तो ग्लास का हमारे पास एक स्लैब है और ये स्लैब जो है थोड़ा लंबा चौड़ा है। 3 अविलंब हमने पहले ही से डाल दिए, एक अविलंब, 2 अविलंब, दूसरा अविलंब और तीसरा अविलंब। हम सब जानते हैं कि ग्लास है, तो ग्लास है तो सघन है, और ये एयर है तो विरल है। अभी क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। अभी हम एक काम कर रहे हैं, हम काम ये कर रहे हैं कि हम यहां से कांच से हवा में प्रकाश की किरण को छोड़ रहे हैं। तो नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। कांच की सघनता से वायु में जा रहा है, तो अविलंब से दूर जाएगा। तो ये देखिए अविलंब से दूर चला गया। यहां पे एंगल I था, यह एंगल R है, उल्टे दिशा में हमने किया। तो एंगल I एंगल R दूर गया ना, तो हम कह सकते हैं कि एंगल R जो है वो बड़ा है एंगल I से। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अगर हम एंगल I के मान को और बढ़ा दें, तो एंगल I के मान को हमने इतना बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, और एंगल I के मान को अगर और बढ़ा दिया, राइट, तो होगा क्या कि एंगल I जो होगा उसके मान को बढ़ाएंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल R जो हो वो एकदम इसके बराबर से निकल जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, राइट। अभी भी देख पा रहे हैं कि एंगल R बड़ा है और एंगल I छोटा है। लेकिन आप एक बात पा रहे हैं कि अब ऑलरेडी 90 पहुंच चुका है, तो अब कहां जाएगा। अगर I का मान और बढ़ा दें, तो यहां देखिए I का मान अगर हम और बढ़ा दें,
और अधिक आई कर दिया, तो अब तो इधर जगह ही नहीं बची, तो जिस एंगल से ये टकराएगा उसी एंगल से अंदर वापस आ जाएगा। ये हमने भेजा, ये वापस आया, और अब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, जो बेसिकली अपवर्तन का नियम है ना। तो ये ध्यान रखना। पहले तो बनाइए। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों अवस्थाएं अभी जो मैंने कहा, ये दोनों अवस्थाएं अपवर्तन है, ये अपवर्तन है। लेकिन ये जो अवस्था हुई, इसमें देखिए बिना दर्पण के प्रयोग के ये जो अवस्था बनी वो TIR है। सघन से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर जाता है। हमने आई का मान इतना कर दिया कि ये 90 डिग्री से दूर भाग गया। अब इससे ज्यादा अगर आई बढ़ाओगे तो फिर वो कहां दूर जाएगा, तो फिर वापस अपने ही माध्यम में लौट आएगा, और इसको कहेंगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट। और इस एंगल को, यह एंगल जो है ना, जिस एंगल के बाद आपको TIR मिलेगा उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मतलब होता है कि बस उसके बाद क्रांति हो जाए। क्रांति हो जाए मतलब उसके बाद माहौल बदल जाए। तो अभी तक जो भी एंगल था वो नॉर्मल एंगल था, लेकिन ये जो एंगल था, इस एंगल के बियॉन्ड माहौल बदल जाएगा और अपवर्तन परावर्तन में बदल जाएगा। तो लिख सकते हैं, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब प्रकाश की किरणें उस माध्यम में अपवर्तित न होकर, तब प्रकाश की किरणें उस माध्यम में अपवर्तित न होकर ऐसे लिखिए, तब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर तब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है।
मैंने फिर से बोल रहा हूं, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान यानी एंगल आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में अपवर्तित ना होकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात, है ना? सो दिस इज हाउ वी डू इट। अब क्रांतिक कोण क्या है? तो क्रांतिक कोण ये है, देखो ये क्रांतिक कोण है, 90 डिग्री मिल गया, क्रांतिक कोण है। इसके आगे जाओगे तो बस माहौल बदल जाएगा। क्रांतिक कोण उसी को कहते हैं कि बस अंतिम दहलीज, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी अभी सामान्य दशा पे चल रही है, एक आएगा क्रिटिकल फेज ऑफ प्रिपरेशन। तैयारी की उस क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर लोगे ना आप जब, तो बस सिलेक्शन हो जाएगा, माहौल बदल जाएगा। तो क्रांतिक शब्द हर जगह यूज होता है। क्रांतिक तापमान, जिस तापमान के बाद कोई नई प्रक्रिया शुरू हो जाए। क्रांतिक कोण, जिस कोण के बाद अपवर्तन परावर्तन में बदल जाए। क्रांतिक कोण के मान नहीं याद रखने आपको। मैं आपको बताऊं, हीरे के क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है, तो हीरे का क्रांतिक कोण 24 डिग्री है। यानी हीरे से कोई प्रकाश निकल के बाहर आ रहा हो और 24 डिग्री से ज्यादा का अगर आपतन कोण बना दे तो वापस न जाके अंदर ही मुड़ जाएगा। लेकिन इन सभी बातों को अब हम कल समझेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना? इससे ज्यादा ऑनलाइन में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो आज इतना रहने दें और कल जब मिलेंगे तो प्रकाश के इन सभी बातों को हम लोग पूरा कर लेंगे, और जब पूरा कर लेंगे तो फिर हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। मैं बताऊंगा, कल आपसे मिलूंगा तो पूर्ण परावर्तन हीरे में दिखता है, ऑप्टिकल फाइबर में दिखता है, और अगर आप डेजर्ट में गए, रेगिस्तान में गए, तो मिर्ग मरीचिका के रूप में दिखता है। वो सब कल मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं, कल की बात कल होगी।